हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है सुश्रुत संहिता का इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने चरक संहिता का इंट्रोडक्टिव पार्ट देखा था, ठीक है। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपने अपन जो है अपन लास्ट क्लास में भी जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अभी फिलहाल के लिए अपन चरक संहिता का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ ही साथ पढ़ो, ठीक है। तो कितना आपने पढ़ा है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है, वो भी आपका लास्ट में पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी फिलहाल के लिए तो फ्रेश माइंड से सुश्रुत संहिता, ठीक है। तो सुश्रुत संहिता में सबसे पहले आद्य उपदेष्ट कौन है? सुश्रुत संहिता के आद्य उपदेष्ट कौन है? तो भगवान धन्वंतरी, ठीक है। भगवान धन्वंतरी है आद्य उपदेष्ट सुश्रुत संहिता के। इनका जो काल है वो कितना बताया गया है? तो आपका 2350 ईसा पूर्व बताया गया है। तो 2350 ईसा पूर्व किसका काल है? धन्वंतरी का, ठीक है। उपदेष्टा कौन है? उपदेष्टा कौन है सुश्रुत संहिता के? धन्वंतरी। तंत्रकर्ता के विषय में बात करें तो सुश्रुत संहिता के तंत्रकर्ता कौन है? तो वृद्ध सुश्रुत, ठीक है। इनका काल कौन कितना बताया गया है? तो 1000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व जो है वृद्ध सुश्रुत का काल बताया गया है। तो 1000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व क्या है? वृद्ध सुश्रुत का काल बताया गया है। फिर बात करते हैं प्रथम प्रति संस्कर्ता। सुश्रुत संहिता के प्रथम प्रति संस्कर्ता कौन है? तो आचार्य सुश्रुत हैं, ठीक है। इनका काल क्या है? 200 से लेकर के 300 ईसा पूर्व बताया गया है, ठीक है। तो इनका काल 200 से 300 ईसा बताया गया है। प्रथम प्रति संस्कर्ता आचार्य सुश्रुत। फिर बात करते हैं द्वितीय प्रति संस्कर्ता। द्वितीय प्रति संस्कर्ता कौन है? तो नागार्जुन, ठीक है। इससे आपके महाराष्ट्र के 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि नागार्जुन है कौन है? नागार्जुन द्वितीय प्रति संस्कर्ता सुश्रुत संहिता के, ठीक है। इनकी शताब्दी कौन सी है? तो 5वीं सदी, ठीक है। 5वीं सदी इनका काल बताया गया है। फिर पाठ शुद्धिकर्ता। पाठ शुद्धिकर्ता कौन है? तो चंद्रट, ठीक है। इनकी जो काल है वो कितना बताया गया है? 10वीं सदी बताया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि चरक संहिता के द्वितीय संस्कर्ता कौन है, तो क्या जाएगा आपके पास आंसर? नागार्जुन, ठीक है। इसी प्रकार प्रथम प्रति संस्कर्ता आचार्य सुश्रुत, तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत, और उपदेष्टा कौन? तो भगवान धन्वंतरी, ठीक है। साथ ही साथ इनके काल को भी याद रखना। पाठ शुद्धिकर्ता सुश्रुत संहिता के कौन है? तो चंद्रट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चंद्रट कौन है? पाठ शुद्धिकर्ता। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं अब जो उपाय हृदय, ठीक है। उपाय हृदय के रचयिता कौन है? उपाय हृदय के रचयिता कौन है? तो नागार्जुन है, ठीक है। जो नागार्जुन है वो उपाय हृदय के रचयिता हैं और राजा कनिष्ठ के वैद्य थे। जैसे चरक राजा कनिष्ठ के वैद्य थे, उसी प्रकार नागार्जुन को भी राजा कनिष्ठ का जो है राजवैद्य बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राजवैद्य हैं राजा कनिष्ठ के नागार्जुन। और उन्होंने कौन सी रचना की? तो उपाय हृदय जो है रचा है, ठीक है। उनकी रचना कौन सी है? तो उपाय हृदय। फिर चंद्रट के विषय में बात करते हैं। चंद्रट कौन था? अभी जस्ट पढ़े, पाठ शुद्धि करते थे, ठीक है। चंद्रट कौन थे? पाठ शुद्धि करते थे, किसके? सुश्रुत संहिता के। इनको इनके पिताजी का नाम क्या था? तो तिष्टा तिष्टाचार्य, ठीक है। तिष्टाचार्य के मिल्ली जो है इनके पिताजी थे, ठीक है। मतलब तिष्टाचार्य के पुत्र थे, ठीक है, जो है चंद्रट। इसके अलावा इनकी रचनाएं, तो इनकी रचनाओं का जो है यहाँ पे नाम बताया गया है चिकित्सा कालिका, ठीक है। चिकित्सा कालिका पर जो है विवृत योग रत्न समुच्चय, ठीक है। ये मेनली जो है उनकी रचनाएं, ठीक है। फिर बात करते हैं काल के विषय में, तो 10वीं सदी, ठीक है। 10वीं सदी के है चंद्रट का काल बताया गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चंद्रट किसके पुत्र थे? तो आपका तिष्टाचार्य इनके पुत्र थे, ठीक है। रचना के विषय में हमने बात कर लिया, ठीक है। काल के विषय में भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं अब टीकाओं के विषय में। कौन से प्रमुख टीकाएँ हैं जो हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। जो फास्ट ट्रैक बैच है उसमें कौन से प्रमुख टीकाएँ हैं सुश्रुत की जिन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इनको अपन अच्छे से याद कराने की कोशिश करूँगा मैं आप लोग को, यही क्लास में ही याद हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ये मेरा कोशिश रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका न्याय चंद्रिका है। न्याय चंद्रिका या फिर बृहद पंजिका, ये क्या है? इसको किसने लिखा? तो आपका जो है गयादास, ठीक है। इसके टीकाकार कौन है? गयादास, ठीक है। इसको आप दो टाइप से याद कर सकते हो। एक आपका क्या है? गयादास। गयादास कहाँ गया? न्याय लेने गया, ठीक है। तो न्याय चंद्रिका। सेकंड थिंग आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है सेकंड थिंग? एक कोड और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि कोई गाय है, ठीक है, कोई गाय है, ठीक है। कोई भी आपका यहाँ पे अपन देख लेते हैं, कोई जो है एक गाय है यहाँ पे, ठीक है। एक गाय है, अब ये कहाँ पे है? ये जो गाय है, ठीक है,
ये जो गाय है, ठीक है, ऐसी समझ लेना, ठीक है। गाय जो है वो क्या है, कहाँ पे, बड़े पिंजरे में बंद है, ठीक है, एक बड़ा पिंजरा है, ठीक है, उसमें बंद है। और क्या दिलाना है इसको, न्याय दिलाना है, ठीक है। इसको पिंजरे से आज़ाद करना है, मतलब क्या है, न्याय दिलाना है, ठीक है, न्याय दिलाना है इस गाय को। तो इसको आप क्या बोलोगे, गया दास, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, एक आप इमेज करो, ठीक है, इमेजिन करो, एक गाय है वो पिंजरे में बंद है, ठीक है। पिंजरा कैसा है, वृहत पिंजरा है। अब इसको न्याय दिलाना है आपको, ठीक है। ये मेनली इसका कोड है। अब इसको कैसे डिकोड करोगे, तो गाय है तो गाय से गया दास। पिंजरा कैसा है, वृहत पंजिका, बहुत बड़ा पिंजरा है, ठीक है। क्या दिलाना है इसको, न्याय दिलाना है, ठीक है। अब इस पिंजरे में कितने सलाकाएँ हैं, या फिर कितने जो है आपको ये बोल सकते हैं गेट्स हैं, तो 10 गेट हैं, ठीक है। कितने गेट हैं, 10 गेट हैं। इस वजह से 10वीं सदी। चीज़ें याद हो गई, याद हो रही हैं आप लोगों को, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक गाय है जो बहुत बड़े पिंजरे में बंद है, जिसमें 10 गेट हैं, ठीक है, उसको हमें न्याय दिलाना है। एकदम ईजी है, ठीक है। तो गाय से आपका गया दास हो जाएगा, ठीक है। गाय से आपका गया दास हो जाएगा। क्या कराना है, गाय को न्याय दिलाना है, ठीक है। किससे, वृहत पिंजरे से आज़ाद करके, ठीक है, वृहत पिंजरे से आज़ाद करके। और इस वृहत पिंजरे में कितने गेट हैं, 10, ठीक है। तो ये 10वीं सदी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद हो गया, ठीक है। तो इसको आपको इस प्रकार से याद रखना है, केवल निदान स्थान पर उपलब्ध है, ठीक है। ये जो गयादास की जो टीका है, ठीक है, न्याय चंद्रिका या बृहत पंजिका केवल निदान स्थान पर उपलब्ध है। ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं लघु पंजिका। लघु पंजिका के जो टीकाकार हैं वो भास्कर हैं, ठीक है। लघु पंजिका के जो टीकाकार हैं वो कौन है, भास्कर हैं। और इनकी शताब्दी कितनी बताई गई है, 12वीं सदी, ठीक है। 12वीं सदी के ये जो है मेले टीकाकार हैं, इनका काल जो है कितना बताया गया, 12वीं सदी। लघु पंजिका, ठीक है। अब लघु पंजिका भास्कर, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे करके याद करोगे, भास्कर किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है भास्कर, किसका पर्याय है भास्कर, सूर्य का, ठीक है। आप 12 घंटे के बाद में क्या हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है। 12 घंटे में क्या होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है जो सूर्य है, ठीक है। 12 घंटे के अंतराल में सूर्य जो है छोटा हो जाता है। तो वो क्या है, भास्कर जो है वो लघु हो गया, यानी कि उसकी जो पंजा है वो लघु हो गया, ठीक है। तो लघु पंजिका, क्योंकि 12 घंटे में, ठीक है, 12वीं सदी मतलब 12 घंटे में जो सूर्य है, ठीक है, जो आपका सन है, ठीक है, जो सूर्य है वो 12 घंटे में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। आप मॉर्निंग के टाइम में देखो और इवनिंग के टाइम में देखो, दोनों टाइम क्या रहता है, सूर्य जो होता है वो छोटा दिखाई देता है। इस वजह से लघु हो जाता है, कितना, 12 घंटे में। तो 12वीं सदी, ठीक है, सूर्य को क्या बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं। तो भास्कर 12वीं सदी में क्या, कैसा दिखाई देगा, मतलब 12 घंटे में कैसा दिखाई देता है, लघु दिखाई देता है। इस वजह से लघु पंजिका, ठीक है। ये जो आपके इसके जो किरणें होती है वो पंजा के समान दिखाई देते हैं, इस वजह से पंजिका, ठीक है। ऐसा करके आप इसे याद रखो, ठीक है। तो लघु पंजिका समझ में आ गया कैसे करके याद रखना है। तो भास्कर जो है, ठीक है, उन्हें 12वीं सदी, ठीक है, लघु पंजिका, क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो आगे आपका क्या बोला गया है यहाँ पे, तो भानुमति, ठीक है, भानुमति तथा आपका बोला गया है तत्पर्याय, सॉरी, भानुमति, ठीक है। जो आपकी टीका का नाम क्या है, भानुमति हो गया। तत्पर्याय, तत्पर्यायतिक जो टीका है, ठीक है, उसके जो लेखक हैं वो कौन है, चक्रपाणि दत्त, ठीक है। इनके क्या है, चक्रपाणि दत्त, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चक्रपाणि दत्त। अब इसको आप कैसे करके याद रखोगे, तो इसको भी अपन बात करते हैं, ठीक है। भानु क्या है, जो भानु, भानु किसका पर्याय है, भानु किसको बोलते हैं, ठीक है। भानु सूर्य को ही बोलते हैं, सूर्य का ही पर्याय है भानु, ठीक है। अब भास्कर हो गया, भानु हो गया, ये किसके पर्याय हैं, सूर्य के ही पर्याय हैं। अब चक्रपाणि दत्त, तो जो भाव सूर्य होता है उसको आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, तो ऐसा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसकी किरणें कैसे दिखाई देती हैं, चक्र के समान दिखाई देती हैं। तो इस वजह से चक्रपाणि दत्त। तो भानु किसका पर्याय है, भानुमति जो टीका है उसके लेखक कौन होंगे, चक्रपाणि दत्त, क्योंकि सूर्य जो है वो चक्र के समान दिखाई देती है, ठीक है। तो इस वजह से चक्रपाणि दत्त, ठीक है। कब दिखाई देती है चक्र के समान, तो जब 11 घंटा हो जाता है उसके बाद में चक्र के समान दिखाई देती है। जब 12 घंटा हो जाएगा तो लघु हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 11 घंटा जब हो जाता है सूर्य, ठीक है, सूर्य निकले 11 घंटा हो जाता है तो चक्र के समान दिखाई देते हैं। इस वजह से चक्रपाणि दत्त, किसके, भानुमति, उनकी टीका, ठीक है। केवल सूत्री स्थान पर उपलब्ध है, ठीक है। ये AIPGT 2017 में आपका ये क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है। भानुमति किसकी टीका है करके, ठीक है। तो चक्रपाणि दत्त की, ये चक्रपाणि दत्त की टीका कौन सी है, तो भानुमति, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, याद हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये टीका है, याद रखना है। देन बात करते हैं निबंध संग्रह। तो निबंध जो संग्रह है वो किसकी टीका है, तो निबंध संग्रह डलहन की टीका है, ठीक है। निबंध संग्रह किसकी टीका है, डलहन की टीका है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, निबंध संग्रह डलहन की टीका है, 12वीं सदी में बताया गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही याद रखना, ठीक है। निबंध जो है अपन क्या कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज़ को संग्रह कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये क्या है, दलहन की टीका है, ये आप लोग को याद रहनी चाहिए। फिर बात करते हैं सुश्रुत संदीपन। सुश्रुत संदीपन जो है हरणचंद्र की टीका है। तो सुश्रुतार्थ जो संदीपन है वो किसका है, हरणचंद्र की टीका है। ठीक है, तो सुश्रुतार्थ जो संदीपन है वो किसकी है, हरणचंद्र है उनकी टीका है, 20वीं सदी बताया गया है। ठीक है, तो निबंध संग्रह दलहन की टीका है। ठीक है, निबंध संग्रह दलहन की टीका है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, निबंध संग्रह एस कैसे दिखा रही है, एस करके, तो एस कैसे दिखा रहा है, ड टाइप दिखा रहा है, मतलब दलहन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सुश्रुतार्थ संदीपन हरणचंद्र की। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। देन आगे बढ़ते हैं अपन लोग, तो और कौन से, तो हिंदी टीकाओं के विषय में बताया गया। तो हिंदी टीका में यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो आयुर्वेद रहस्य दीपिका जो टीका है, आयुर्वेद रहस्य दीपिका जो टीका है उसके रचयिता कौन है, तो भास्कर गोविंद घाणेकर। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड के 2006 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका जो स्टेट पहले लेते थे उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या बोला गया है कि आयुर्वेद रहस्य दीपिका टीका, आयुर्वेद रहस्य दीपिका टीका के टीकाकार कौन है, ये हिंदी टीका है। सबसे पहली बात तो भास्कर गोविंद घाणेकर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं आयुर्वेद तत्व संदीपिका। आयुर्वेद तत्व संदीपिका के जो लेखक हैं वो अंबिका दत्त शास्त्री, ये तो आप लोग पढ़ते हो आपको भी याद होगा। तो आयुर्वेद तत्व संदीपिका के जो लेखक कौन है, तो आपका अंबिका दत्त शास्त्री। ठीक है, इस बुक से अपन पढ़ते भी हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अत्रिदेव गुप्त जो विद्यालंकर है। ठीक है, तो उनका जो है मेनली बृहत्तरी में हिंदी टीका लिखी है। ठीक है, हिंदी टीकाकार है, बृहत्तरी के क्या है, हिंदी टीकाकार है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको याद हो गया। ठीक है, जब संदीपिका पूछा जाए तो अंबिका दत्त शास्त्री, और रहस्य किसके पास है, भास्कर के पास है, भास्कर और गोविंद के पास है। ठीक है, रहस्य किसके पास है, भास्कर और गोविंद के पास है, ये आपको याद रखना है। देन अपन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुश्रुत संहिता की विशिष्टता, मतलब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सुश्रुत की देन है। तो दोषों की निरुक्ति सुश्रुत ने दी है। ठीक है, सुश्रुत की देन है, जो दोषों की निरुक्ति होती है वो सुश्रुत की ही देन है। इसके अलावा युक्त सेनी अध्याय में युद्ध में घायल सैनिक की चिकित्सा का वर्णन है। तो युक्त सेनी अध्याय में किसका वर्णन है, तो जो युद्ध में घायल जो सैनिक है उसकी चिकित्सा का वर्णन है। योग्य सूत्री अध्याय, ठीक है, उसमें क्या है, सम्यक कर्माभ्यास यानी कि शस्त्र कर्म का कर्माभ्यास का वर्णन है। ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट्स, इसको भी आपको थोड़ा पढ़ना पहले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है कि योग्य सूत्रीय जो अध्याय है, ठीक है, उसमें क्या है, सम्यक कर्माभ्यास यानी कि शस्त्र कर्म के अभ्यास का वर्णन है। इसके अलावा आपका जो है युक्त सेनी अध्याय में क्या है, युद्ध में घायल जो सैनिक है उसकी चिकित्सा का वर्णन है। इसके अलावा आपका अगर बात करें आगे तो सठ क्रियाकाल का जो वर्णन है वो सुश्रुत की मौलिक देन है। जो सठ क्रियाकाल जो है वो क्या है, सुश्रुत की मौलिक देन है। फिर बात करते हैं आगे, तो पित्त के 5 भेदों का प्रथमता वर्णन सुश्रुत द्वारा किया गया है। तो पित्त के जो 5 भेद हैं उसका सबसे पहले जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया है, आचार्य सुश्रुत के द्वारा किया गया है। तो पित्त के 5 भेदों का वर्णन प्रथमता वर्णन किसने किया है, तो आचार्य सुश्रुत ने किया है। जबकि कफ का वर्णन किसने किया था, कफ का वर्णन अष्टांग हृदय ने। ठीक है, पढ़ेंगे अभी आगे चल करके। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर स्वास्थ्य की परिभाषा के विषय में बात करते हैं। तो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो सुश्रुत की देन है। तो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो सुश्रुत की देन है। अभी ये कैसे करके आपको, ये तो आपको डेफिनेशन याद ही होगा, समदोष शमाग्निश्य शम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रियमाना स्वास्थ्य इत्याभिधीयते। तो समदोष शमाग्निश्य शम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रियमाना स्वास्थ्य इत्याभिधीयते, ये क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा किसकी देन है, सुश्रुत की देन है। फिर उसके बाद में बात करते हैं व्रण शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति किसने दिया है, तो सुश्रुत ने ही दिया है। ठीक है, व्रण शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति जो है सुश्रुत की ही देन है। फिर बात करते हैं बुद्धि मेधा का गण सुश्रुत की देन है। ठीक है, बुद्धि मेधा का जो गण है, ठीक है, मेधा का जो गण है, बुद्धि मेधा का जो गण है वो क्या है, सुश्रुत की देन है। आचार रसायन जो है वो चरक की देन है। ठीक है, आचार रसायन चरक की देन है और बुद्धि मेधा का जो गण है वो सुश्रुत की देन है। विष कन्या का प्रथम उल्लेख जो है सुश्रुत द्वारा किया गया है। तो विष कन्या का जो आप पढ़ते हो, ठीक है, वो उसका प्रथम जो उल्लेख है वो सुश्रुत के द्वारा किया गया है। प्रभाव का अंतर्भाव वीर्य में है, वीर में किया गया है। तो प्रभाव का अंतर्भाव किस में किया गया है, वीर्य में किया गया है। कर्म जो है चिकित्सा कर्म, जो त्रिविध कर्म अपन लोग पढ़ते हैं, जो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, ठीक है, ये उन्होंने बताया है। चिकित्सा में त्रिविध कर्म का वर्णन किसने किया, सुश्रुत ने किया। उन्होंने पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म बताया है। फिर रोग परीक्षा यानी कि रोग ज्ञान उपाय टोटल 6 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, जो षड्विध परीक्षा है वो किसका है, तो आचार्य सुश्रुत का। ठीक है, तो रोग परीक्षा यानी कि रोग ज्ञान उपाय 6 प्रकार के बताए हैं। इसके अलावा स्वभाव
स्वभाव यानी कि प्रभाव को अमीमांस्य तथा चिंत्यमान्य है। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में जब हुआ था एग्जाम, ठीक है, अलग स्टेट लेते थे तो उसमें आपका आया था कि स्वभाव को अमीमांस्य या अचिंत्यमान्य है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने। फिर आगे बढ़ते हैं, सुश्रुत संहिता में 37 औषधि गण का वर्णन किया गया है। तो सुश्रुत संहिता में कितने 37 औषधि गणों का वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता में 37 औषधि गणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, देन बात करते हैं सुश्रुत संहिता में कुल कितने 1120 रोगों का वर्णन किया गया है। तो सुश्रुत संहिता में कुल 1120 रोगों का वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता में कुल 573 द्रव्य वर्णित हैं। तो सुश्रुत संहिता में कितने 573 जो द्रव्य हैं उनका वर्णन किया गया है। फिर 60 व्रण उपक्रम बताए गए हैं। 60 व्रण उपक्रम बताए गए हैं अवतर्पण में क्या है, रक्षा विधान तक। ठीक है, अवतर्पण से लेकर के रक्षा विधान तक जो है 60 व्रण उपक्रम बताया गया है। जबकि चरक में कितने 36 जो है व्रण उपक्रम बताए गए हैं। सुश्रुत में कितने बताए गए हैं 60 व्रण उपक्रम बताए गए हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा अवतर्पण से लेकर के रक्षा विधान तक। ठीक है, जबकि जो चरक हैं उन्होंने क्या है 36 प्रकार के व्रण उपक्रम बताए, 36 व्रण उपक्रम का वर्णन किया है। अलर्क विष में क्या है जल संत्रास, यानी कि जल संत्रास का प्रथमतः उल्लेख जो है आपको देखने को मिलता है। तो अलर्क विष में क्या है प्रथमतः जो है जल संत्रास का जो है उल्लेख आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन आगे, तो जनपदोध्वंस में, तो जनपदोध्वंस को क्या है मारक कहा है। जनपदोध्वंस को क्या कहा है उन्होंने मारक कहा है। तथा चिकित्सा स्थान में, चिकित्सा स्थान में क्या बोला गया है, तो चिकित्सा स्थान के विषय में यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो चिकित्सा स्थान जो आपका जनपदोध्वंस है उसको मारक कहा है। तथा चिकित्सा स्थान में परित्याग बताया है। ठीक है, तो चिकित्सा स्थान में चिकित्सा में स्थान जो है परित्याग बताया है। ठीक है, तो चिकित्सा में स्थान जो है इसका परित्याग बताया गया है। फिर पंचमूल का प्रथम वर्णन किसने किया है, आचार्य सुश्रुत द्वारा किया गया है। ठीक है, बीएचयू के 2015 के एग्जाम पेपर में आपका आया था कि पंचमूल का प्रथमतः जो वर्णन है वो किसने किया है, तो आचार्य सुश्रुत द्वारा किया गया है। ठीक है, देन बात करते हैं आचार्य जो सुश्रुत हैं। ठीक है, आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है जो आपका मध्यम जीवनीय तथा पंचमूल का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने मध्यम जीवनीय तथा पंचमूल का वर्णन नहीं किया है। सुश्रुत ने रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व सर्वप्रथम वैद्य को रोगी की आयु की परीक्षा करने के लिए कहा है। तो सुश्रुत ने क्या है रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व सर्वप्रथम वैद्य को रोगी की आयु की परीक्षा करने के लिए कहा है। सुश्रुत ने कुल 44 क्षुद्र रोग माने हैं। तो सुश्रुत ने कुल क्या है 44 क्षुद्र रोग माने हैं, परंतु वर्णन करते समय नीलिका का अतिरिक्त वर्णन किया है। ठीक है, तो टोटल 44 जो है क्षुद्र रोग किसने माना है, सुश्रुत ने माना है, परंतु वर्णन करते समय नीलिका का अतिरिक्त वर्णन किया है। नीलिका का क्या है अतिरिक्त वर्णन किया है। देन अपन आगे बढ़ते हैं, तो दिनचर्या का जो वर्णन है, तो दिनचर्या का जो वर्णन है वो चिकित्सा स्थान के जो आपका अनागत वधा प्रतिषेधी अध्याय में किया है। ठीक है, तो ये आपका MPPSC में आया था। ठीक है, दिनचर्या का जो वर्णन है वो चिकित्सा स्थान के अनागत वाद प्रतिषेधीय जो अध्याय है, ठीक है, उसमें किया है आचार्य सुश्रुत ने। चिकित्सा की शुरुआत दिनचर्या की शुरुआत क्या बोला है, तो उन्होंने दंत धावन से बताया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया तत्र आदौ दंत पवना। ठीक है, ये मेरे लिए आपका क्या है जो आपका दिनचर्या है उसकी शुरुआत आचार्य सुश्रुत ने बताया है। और जो आपका दातौन है उसका कितना अंगुल बताया है, तो 12 अंगुल लंबाई बताया है। ठीक है, 12 अंगुल्याम। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं विलंबिका का प्रथमतः जो वर्णन है सुश्रुत द्वारा किया गया है। तो विलंबिका जो है उसका प्रथमतः जो वर्णन है वो सुश्रुत के द्वारा किया गया है। इसके अलावा दोषज कर्मज तथा जो आपका व्याधि है उसका वर्णन अतिसार चिकित्सा में किया है। ठीक है, तो दोषज व कर्मज व्याधि का जो वर्णन है आचार्य सुश्रुत ने अतिसार चिकित्सा में किया है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं अपन लोग आगे, तो आगे आपका क्या है स्वास्थ्य वृत्ति का जो वर्णन है सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र अध्याय 64 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो आपका जो स्वास्थ्य वृत्ति का जो वर्णन है वो सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के अध्याय जो आपका 64 है उसमें किया गया है। स्वास्थ्य वृत्ति का वर्णन उत्तर तंत्र के कौन से अध्याय में किया गया है, सुश्रुत के 64 में किया गया है। शवच्छेदन का प्रथम जो वर्णन है वो किया गया है। ठीक है, सुश्रुत के द्वारा क्या है शवच्छेदन का प्रथमता वर्णन किया गया है। नाभि में प्राणों एवं ज्योति की स्थिति मानी गई है। तो नाभि में क्या है आचार्य सुश्रुत ने प्राणों तथा ज्योति की स्थिति मानी है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, तो आगे आपका क्या बताया गया है, और तो यहाँ पे आपका बोला गया है जो आपका 12 प्राण है। ठीक है, उनके बारे में सुश्रुत ने बताया है। इसके अलावा
द्वादश अंसन विचार सुश्रुत की मौलिक देन है। तो द्वादश अंसन जो विचार है वो किसकी देन है? तो आचार्य सुश्रुत की मौलिक देन है। द्वादश अंसन विचार सुश्रुत की मौलिक देन है। नाभि को सिर तथा धमनी को मूल माना है। ठीक है, तो नाभि को सिर का तथा धमनी को मूल माना है। नाभि को सिर व धमनी का मूल माना है। ठीक है, नाभि को सिर एवं धमनी का मूल माना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपका तुवरक का प्रथम उल्लेख किया है। तो तुवरक का प्रथम उल्लेख जो है आचार्य सुश्रुत ने किया है। फेनाश्म, हड़ताल, मनाशिला, माक्षिक, वत्सनाभ का प्रथम वर्णन जो है आपको सुश्रुत संहिता में देखने को मिलता है। तो फेनाश्म हो गया, हड़ताल हो गया, मनाशिला हो गया, माक्षिक हो गया, वत्सनाभ हो गया, इनका जो प्रथम वर्णन है वो आपको क्या है सुश्रुत संहिता में देखने को मिलता है। तो ये आपका क्लियर हुआ। फिर असकृत शब्द का सर्वप्रथम वर्णन, असकृत जो शब्द है उसका सर्वप्रथम वर्णन जो है किया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अपन लोग आगे। तो यहाँ पे आपका बोला गया है आतुर, आतुर जो आपका आतुरलय, इसके अलावा सूतिकागार। ठीक है, आतुरलय हो गया, इसके अलावा सूतिकागार हो गया, इसके अलावा व्रणागार हो गया, कुमारागार हो गया, भेषजागार हो गया। इनका जो उल्लेख है वो कश्यप ने अतुल्य, मतलब आपका ये बात कर सकते हैं इनका भी उल्लेख जो है आचार्य सुश्रुत ने किया है, लेकिन कश्यप ने क्या है आपका अतुर, जो आपका अतुरा लाल है। ठीक है, जो आपका अतुरा लय है, सॉरी अतुरा लय है। ठीक है, अतुरा लय है उसको क्या है जो कश्यप उन्होंने क्या है अरिष्ट कहा है, अरिष्टागार कहा है। ठीक है, आचार्य जो कश्यप है उन्होंने क्या है अतुरा लय है उसको क्या है अरिष्टागार कहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी अतुरा लय किसने बोला है? तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका यहाँ तक ही है। ठीक है, ये यहाँ तक है आपका, इतना ही आप लोगों को चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, समरी जो पॉइंट्स हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम जो है स्वास्थ्य रीति का जो वर्णन है वो कौन से अध्याय में सुश्रुत संहिता के कहाँ कौन से अध्याय में देखने को मिलता है? तो उत्तर तंत्र में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्राणों एवं ज्योति की स्थिति जो है मानी है नाभि को। ठीक है, द्वादश प्राणायतन बताए हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस सुश्रुत संहिता में ज़्यादा इंट्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट्स पार्ट थे ठीक है वो मैंने यहाँ पे आपको जो है पूरा बता दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को इतने पूरे पॉइंट्स को आपको अच्छे से आज ही रीड आउट करना है। ठीक है, आपको आज ही कम से कम ये इसको पूरा जो है याद करने लेना है। ठीक है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप जो है मैं आप लोग को जैसे कि मैं ये बोला था कि आप लोग को क्वेश्चन पेपर के भी साथ ही साथ अपन प्रैक्टिस करते चलेंगे जो जो आपका टॉपिक होता जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला था कि चरक संहिता जैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो उसको आप लोग पढ़ लिए होगे आई होप। ठीक है, मेरे बातों को मान के। ठीक है, तो अपन उसके कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, आप लोग जो है लाइव जो है कमेंट बॉक्स में जो है आंसर बताते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो जो है आप कमेंट बॉक्स में जो लाइव जो आपका चैट बॉक्स है ठीक है उसमें आप लोग आंसर बताते जाना लाइव चैट बॉक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस चरक संहिता के। ठीक है, इसी टाइप से आपका सुश्रुत संहिता का भी मैं जो है कल ये जितना पॉइंट्स पढ़ाया हूँ उससे क्वेश्चंस कुछ बना करके जो इंपॉर्टेंट है ठीक है जो एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे टाइप से क्वेश्चन बना करके आप लोगों को ऐसे ही जो है सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन कल चरक संहिता हो गया तो चरक संहिता का भी होगा। ठीक है, तो चरक संहिता में सबसे पहले आपका बात करते हैं आद्य उपदेष्ट कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लाइव चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है पुनर्वसु आत्रेय, फिर है आपका अग्निवेश, उसके बाद में है चरक, फिर है आपका दृढ़बल। ठीक है, चैट बॉक्स में मेरे को जल्दी से बताओ चरक संहिता के आद्योपदेष्ट कौन है। ठीक है, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, जल्दी 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 करो। ठीक है, क्योंकि अपने को जल्दी से इसको कंप्लीट करना है जल्दी। ठीक है, कौन है? तो पुनर्वसु आत्रेय। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोला गया? चरक संहिता के भाष्यकार कौन है? पुनर्वसु आत्रेय ऑप्शन है, अग्निवेश, चरक और चक्रपाणी। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 कौन है? आचार्य चरक। भाष्यकर्ता मैंने बताया था। ठीक है, भाष्यकर्ता प्रतिसंस्कर्ता कौन है? चरक। ठीक है, देन उसके बाद में आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन है आपका चरक संहिता के संपूरक कौन है? कौन है? ऑप्शन है आपका अग्निवेश, उसके बाद में चरक, चक्रपाणी, दृढ़बल। कौन है संपूरक? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ऑप्शन डी। ठीक है, दृढ़बल। ठीक है, दृढ़बल क्या किए थे? संपूरक। ठीक है, संपूर्ण करते हैं। ठीक है, संपूर्ण करता है। दृढ़बल ने कितने चैप्टर्स संपूरित किए थे? 41 चैप्टर्स। ठीक है, याद होगा। ठीक है, वैसे वो सारी चीज़ें आपने एक बार पढ़ चुकी हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि ऐसे करके याद रखना। ठीक है, जो आपका चेन्नई सुपर
किंग है करके, ठीक है। तो यहाँ पे 17 था, बाकी ये 12 था, ठीक है। तो संपूर्ण करता हो गया। देन आगे बढ़े। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है। ऑप्शन ए है अग्निवेश, ऑप्शन बी है आपका चरक, ऑप्शन सी है चक्रपाणी, ऑप्शन डी है दृणबल। जल्दी से आंसर बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी, बहुत कम लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पे। सभी लोग बताओ भाई, कौन है प्रतिसंस्कर्ता। चरक प्रति संस्कृते, चरक संहिता के चरक, ठीक है। फिर अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता कौन है। चरक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दृणबल, ऑप्शन सी चक्रपाणी, ऑप्शन डी भट्टर हरिश्चंद्र। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कैसे कर रहे हो आप लोग। ठीक, चरक, ठीक है। आचार्य जो चरक है वो जो है अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता, क्योंकि अग्निवेश तंत्र को ही क्या बोलते हैं, चरक संहिता, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं चरक संहिता का जो काल था वो कौन सा था, ठीक है। चरक संहिता का जो काल था मैंने पढ़ाया था, क्या है चरक संहिता का काल, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पश्चात, ऑप्शन सी 200 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 200 ईसा पश्चात। जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से आप लोग बताओ कौन सा है सी का आंसर। 200 ईसा पूर्व, ठीक है, ये आपका आंसर जाएगा। फिर उसके बाद चरक संहिता में क्रमशः कितने स्थान हैं और कितने अध्याय, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर से आप लोग को समझ में आ रहा हो कितने स्थान और कितने अध्याय हैं। पहला है आपका 8 120, ठीक है, 6 186, ठीक है, 8 150, 6 120, ठीक है। जल्दी बताओ जल्दी, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से आप लोग आंसर बताओ कौन सा है। ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। चरक संहिता में चिकित्सा स्थान और इंद्रिय स्थान में अध्याय कितने हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इंद्रिय स्थान में पूछा गया है कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन ए में 30/6 बताया गया है, ऑप्शन बी में 30/12 बताया गया है, ऑप्शन सी में आपका 8/12 बताया गया है, ऑप्शन डी में 28/6 बताया गया है। कितने हैं जल्दी बताओ, कितने हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, बी है, ठीक है। आगे बढ़ें। तो आपका अगला 9th नंबर का है, ठीक है। ज़्यादा अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बस क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट्स है मेरे हिसाब से। तो कौन से स्थान चरक संहिता में है, ठीक है, कौन से स्थान है, विमान है, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खील, ऑप्शन सी उत्तर तंत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा है, बहुत ईजी था ये, ठीक है, विमान, ठीक है। फिर इसके अंदर चरक संहिता में कुल कितने श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं जल्दी बताओ, कितने श्लोक हैं। 1950 ऑप्शन ए, 1900 सॉरी 9295, ठीक है, ऑप्शन बी 12,000 सी, ठीक है, और डी क्या है आपका 1902। कितने हैं जल्दी बताओ, ये वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है आपका, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ मेरे को। चैट बॉक्स में बहुत कम लोगों का कमेंट मिल रहा है, जल्दी बताओ कौन सा है। 12,000, ठीक, सही है। उसके अंदर चरक संहिता में कुल कितने औषध योगों का वर्णन किया गया है। चरक संहिता में कुल कितने औषध योगों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है 1950, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका 9295, ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका 1952, ठीक है, ऑप्शन जो आपका डी है, ठीक है, वो आपका 9298। कौन सा है ये जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कैसे कर रहे हो, जल्दी बताओ। लाइव चैट बॉक्स में मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है। 11, ठीक है, आपका 1950, ठीक है, औषध योगों का वर्णन है। उसके बाद में आगे बढ़े। तो आपका चरक संहिता में कुल सूत्र कितने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, कुल सूत्र कितने हैं। ऑप्शन ए है आपको 1950, ऑप्शन बी है 9295, ऑप्शन सी है आपको 1952, ठीक है, ऑप्शन डी है 9298। कितने हैं जल्दी बताओ, जल्दी 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 चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी, कितने हैं सूत्र, कुल सूत्रों की संख्या कितनी है। अरे यार जल्दी बताओ, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका, ठीक है, 9295। फिर चरक संहिता पर लिखित कुल संस्कृत टीकाएं कितनी हैं। ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 18। जल्दी बताओ इसका आंसर, 13वां का आंसर बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, जल्दी 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 अपने अपने आंसर जो है बोलो, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ये, ठीक है, 17 है, ठीक है,
पढ़े थे अपन लोगों ने 43 टोटल है, ठीक है, उसमें 17 जो है संस्कृत टीका हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो उसके बाद में अपन आगे बढ़े तो यहाँ पे आपका जो है जो बृहत्तरीय ग्रंथ है उसमें सर्वाधिक टीका किस ग्रंथ पे लिखा गया है, तो ये वाला बताओ भाई कौन सा है, कौन सा है? चरक संहिता ऑप्शन है, ऑप्शन बी सुश्रुत संहिता, ऑप्शन सी अष्टांग हृदय, ऑप्शन डी अष्टांग संग्रह। कौन सा है बृहत्तरीय के ग्रंथों में सर्वाधिक टीका है? सिंपल सी बात है भाई, चरक संहिता पढ़ रहे हैं, चरक संहिता पे है, ठीक है। फिर बात करते हैं चरक संहिता पर रचित निरंतर पद व्याख्या के लेखक कौन है। एकदम कोड के साथ में मैंने याद दिलाया था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? जेजेट, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी है माद्री, ऑप्शन डी गयादास। कौन है जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। चैट बॉक्स में आपका आंसर नहीं आ रहा है मेरे को, जल्दी आप लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। आपने पढ़ाई किया है तो ये चीज़ होना चाहिए। बताओ निरंतर पद व्याख्या के लेखक कौन है? मैंने बताया था निरंतर मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या रहता है? जेड यान रहता है, तो जेनजेट, ठीक है। कोड अपन पढ़े थे। फिर उसके बाद में चरक संहिता पर रचित जो टीका है चरकोपसंस्कार टीका, ठीक है, उसके टीकाकार कौन है? ऑप्शन ए है भट्ट हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है गंगाधर राय, ऑप्शन सी है योगेंद्रनाथ सेन, ऑप्शन डी है जेजेट। जल्दी बताओ इसका आंसर, 16 का मेरे को आंसर मिलना चाहिए जल्दी से। चैट बॉक्स में बताओ, लाइव चैट बॉक्स में जल्दी। कौन है? उपस्कार किसका होता है, ठीक है, उपस्कार किसका होता है? योगियों का, योगेंद्रनाथ सेन, ठीक है। तो ये आपको हो गया। आगे बढ़े, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे आपका क्या बोला गया है? आपका चरक संहिता में जो चरक संहिता पर रचित जल्प कल्प तरु जो व्याख्या टीका है उसके लेखक कौन है, ठीक है, उसके टीकाकार कौन है? तो आपका गंगाधर राय हो गया, योगेंद्रनाथ सेन हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका गणनाथ सेन हो गया, ऑप्शन डी है शिवदास सेन। 17वां का आंसर बताओ जल्दी। देखो टाइम कम है इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, ठीक है। बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताओ, जल कल्प तरुण के लेखक कौन है, टीकाकार कौन है? गंगा जल याद कराया था मैंने, गंगा जल, गंगाधर राय, ठीक है, गंगा जल, ठीक है। उसके अंदर चरक संहिता पर रचित चरक अन्यास के टीकाकार कौन है? जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ। चरक अन्यास के टीकाकार कौन है? आंसर ए है आपका जेजेड, आंसर बी है आपका जो है भट्टर हरिश्चंद्र, उसके बाद ऑप्शन आपका जो है मान के चलो गंगाधर सेन, ठीक है, ऑप्शन डी है स्वामी कुमार। तो चरकन्यास, चरकन्यास के कौन है जल्दी बताओ। 18वां का कौन है? सन्यासी कौन है? हरिश्चंद्र, याद दिलाया था मैंने, सन्यासी कौन है, कोड क्या था, सन्यासी कौन है? हरिश्चंद्र, तो भट्टर हरिश्चंद्र, ठीक है। फिर कविराज गंगाधर राय का काल कौन सा है, ठीक है। ये मैंने डिटेल लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। जिन लोगों ने डिटेल लेक्चर अभी फिलहाल के लिए तो आपका फास्ट ट्रैक बैच ही चल रहा है, इससे पहले जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे होंगे उनको डिटेल लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। कौन सा है गंगाधर राय का काल? ऐसे भी नॉर्मली भी पढ़ोगे तो आपको याद होगा कौन सा है। 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। जिनको पता है उन लोग चैट बॉक्स में बताओ। 19वीं सदी है, ठीक है, 19वीं सदी है, याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं चरक संहिता पर रचित चक्रपाणी की टीका कौन सी है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। कौन सा है? दीपिका हो गया, ऑप्शन बी है गुणार्थ दीपिका हो गया, सी है आपका आयुर्वेद दीपिका हो गया, डी है आपका गुणांतर दीपिका। कौन सा है जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, आंसर बताओ। आयुर्वेद दीपिका, ठीक है, चक्रपाणी की पहले ही पढ़े थे अपन, देखो, ठीक है। फिर चक्रपाणी का काल कौन सा है? ये भी मैंने डिटेल लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। बताओ कौन सा है काल? 11वीं सदी है, 13वीं सदी है, कौन सा है? कि 12वीं सदी है कि 16वीं सदी है? चक्रपाणी का काल कौन सा है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 11वीं सदी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है देखो अब कितना आप लोग पानी में हो, आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। एक ही दिन की क्लास हुई है और इतना सारा अपन लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में आए हैं, ठीक है। वही क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, कितने बच्चे जो है अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पास जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे रुको 1 मिनट, ठीक है। चरक संहिता करके ये चरक विशिष्ट, चलो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर करना जब मैं बोलूँगा तब, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया। तो अपन लोगों ने आज चरक संहिता मैंने कल पढ़ाया था, उसका आज मैंने ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ देखो आपको प्रैक्टिस तो करना है, बाद में टेस्ट सीरीज आएगा तो उसमें करोगे ही करोगे, ठीक है, लेकिन अभी से कुछ कुछ आप जो जो मैं पढ़ाऊंगा उसके इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट डे, ठीक है। तो जैसे आज सुश्रुत संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता जितना मैंने पढ़ा है वो सारे पढ़ लेना, ठीक है। कल वैसे ही मैं मतलब लगभग 10-15 ऐसे करके आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। चैट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सीखोगे, ठीक है, धीरे धीरे करके याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद हो रहा है, धीरे धीरे करके याद हो रहा है, पर आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है साथ ही साथ चीज़ों का, ठीक है। पढ़ रहे हो वैसी प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अष्टांग हृदय पढ़ेंगे और उसमें जो है मैं सुश्रुत संहिता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास। और आज जो मैंने पढ़ा है उसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है, जितना भी पढ़ा है सुश्रुत संहिता को उतना पढ़ लेना, जो जो कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारना, और ठीक है, ओके।